हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पुष्पवर्धन मंडलेचा लिटिल बोन्स इंदौर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक पर कार्यरत हूँ। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 19 अक्टूबर को वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डे अलग से सेलिब्रेट करने का क्या कारण है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे और एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बच्चों में होने वाली ऐसी बोन एंड जॉइंट की कॉमन समस्या है जिससे पूरे भविष्य निर्भर करता है। तो पीडियाट्रिक वर्ल्ड बोन एंड जॉइंट डे ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि बच्चे एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। दे आर नॉट मिनिएचर एडल्ट, यानी उन्हें छोटा एडल्ट नहीं माना जा सकता। बच्चों में होने वाली बोन एंड जॉइंट की समस्याओं को डिफरेंट तरीके से डील करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों की बोन्स ग्रोइंग बोन्स होती हैं, उनमें ग्रोथ प्लेट होती है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स जब तक वो स्केलेटली मैच्योर नहीं हो जाता निरंतर ग्रो करते रहती है। और इस ग्रोथ को किसी वजह से कोई भी हानि हो तो बच्चों के भविष्य पे एक मेजर इम्पैक्ट आता है, उनके आउटकम पर एक मेजर इम्पैक्ट आता है। ग्रोथ प्लेट की इंजरीज के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे चोट लगना, फ्रैक्चर होना। बच्चों में बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन कॉमन है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन की वजह से ग्रोथ प्लेट इंजरी होना, ट्यूमर्स की वजह से ग्रोथ प्लेट इंजरीज होना, और ऐसे अन्य और भी कारण है जिसमें ग्रोथ प्लेट इंजोर या डैमेज हो सकती है। ग्रोथ प्लेट डैमेज होने से इम्पैक्ट क्या होने वाला है, हम वो भी आज समझते हैं। ग्रोथ प्लेट से बच्चों की बोन्स की लंबाई में परिवर्तन होता है, बोन्स लंबी होती है। अगर ग्रोथ प्लेट का पूरा हिस्सा ही डैमेज हो गया तो ग्रोथ बोन की होगी नहीं, जिसकी वजह से अफेक्टेड बोन शॉर्ट रह जाती है। और अफेक्टेड बोन शॉर्ट रहने की वजह से दोनों हाथों या पैरों की लंबाई में अंतर आ सकता है। अगर ग्रोथ प्लेट का कुछ अंश ही डैमेज हुआ है, उस अंश के डैमेज होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया से ग्रोथ नहीं होगी, बाकी ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। सपोज करें ये एक स्ट्रेट बोन है और इस स्ट्रेट बोन में ये ग्रोथ प्लेट है। अगर अंदरूनी हिस्सा डैमेज हुआ, बाहरी हिस्सा इंटैक्ट है, तो ग्रोथ बाहरी हिस्से की ज़्यादा होगी, अंदरूनी हिस्से की कम होगी, और इस प्रकार से बोन कर्व होती चली जाएगी। ऐसा ही रिवर्स भी होगा, अगर अंदरूनी हिस्से की ग्रोथ बची हुई है, बाहरी हिस्सा डैमेज हो चुका है, तो बोन इधर टिल्ट हो जाएगी। तो इस वजह से जैसे ही ग्रोथ होगी, डिफॉर्मिटी डेवलप होना चालू होगी अगर ग्रोथ प्लेट इंजरी होगी। अब इन ग्रोथ प्लेट इंजरीज में सबसे कॉमन रीजन जो है, एक तो फ्रैक्चर और दूसरा इन्फेक्शन। आज हम बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन बच्चों में एक कॉमन समस्या है जो हड्डियों से संबंधित बच्चों में होती है। इन्फेक्शन के मुख्य कारण में से कारण होता है ब्लड के रास्ते इन्फेक्शन बोन में जाकर बैठ जाना। ब्लड के रास्ते हेमेटोजेनस स्प्रेड कहते हैं हम इसे। इसके जो अंडरलाइन कारण है कि कहीं और इन्फेक्शन का सोर्स ऑलरेडी था। जैसे बच्चों में सर्दी जुकाम काफ़ी कॉमनली होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है और साइमल्टेनियसली बोन में कोई इशू हुआ और जहाँ से जाकर डैमेज हुआ है या इन्फेक्शन जाकर बोन में सेटल हो गया है। इसी प्रकार से न्यूमोनिया बच्चों में काफ़ी कॉमन है और न्यूमोनिया से चेस्ट इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू बोन्स या जॉइंट्स में जाकर बैठ गया है, और इस वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि बोन का इन्फेक्शन या सेप्टिक आर्थराइटिस यानी जॉइंट का इन्फेक्शन होता है। और ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस के अपने एक टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। वो साइन एंड सिम्टम्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर वो टाइमली डायग्नोज ना करें तो एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में ये टर्न हो जाते हैं। बच्चे सेप्सिस में जाते हैं, उनका बोन्स एंड जॉइंट कंप्लीटली डैमेज हो सकते हैं और भविष्य में काफ़ी समस्याएं रहेंगी जिससे वो कभी भी नॉर्मल जीवन नहीं जी पाए। इसलिए बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन को टाइमली डायग्नोस करना, उसे सही तरीके से ट्रीट करना और रेगुलर फॉलोअप लेना, ताकि भविष्य में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसका उचित निदान किया जा सके। ये हमारी कोशिश रहती है एज अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन का कारण हम समझे हेमेटोजेनस स्प्रेड। अब हम ये समझते हैं बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हम कैसे पहचानें, इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी इन्फेक्शन जो है बॉडी में वो क्या करता है। हर इन्फेक्शन बॉडी में जाकर बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से फीवर आना एक कॉमन सिम्टम्स है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बच्चा इरिटेबल रहता है। अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ भी बोन का इन्फेक्शन या जॉइंट का इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ की मूवमेंट कम हो जाती है।
बच्चा वो हाथ या पैर उपयोग में नहीं लेगा, उस हाथ या पैर पर बच्चा कोई कार्य नहीं करेगा और पैरों पर वजन नहीं देगा। बच्चा चलना बंद कर सकता है। तो ऐसा कोई सिम्टम्स अगर है तो कहीं ना कहीं बोन या जॉइंट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी रहती है। दूसरे कुछ और कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे अत्यधिक पेन होना, जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, और लोकल टेम्परेचर यानी अफेक्टेड एरिया पे टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ रहता है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये सारे सिम्टम्स हमें टाइमली डायग्नोस करके उसे इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट करना रहता है। लेकिन ये कैसे माना जाए कि ये बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन ही है, इसके लिए कुछ और ब्लड पैरामीटर्स और एक्सरेज एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस हम करा के कंफर्म करते हैं, जिसमें CBC CRP मुख्य हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं। CRP इन बच्चों में काफ़ी हाई हो जाता है। इसके अलावा एक्सरे का कुछ खास उपयोग नहीं होता है, स्पेशली इन एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस। एक्यूट का मतलब है कि विद इन फ्यू डेज अगर बच्चा ये सिम्टम्स लेके प्रेजेंट करे तो एक्सरे में बहुत चेंजेस नहीं आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम या तो अल्ट्रासाउंड, और बेस्ट रहता है कि MRI करवाएं। MRI में इन्फेक्शन कहाँ है, कितना है, और ये इन्फेक्शन क्या पूरी तरीके से पस में कन्वर्ट हो चुका है या अभी ये IV एंटीबायोटिक्स या हमारे ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स कर देगा, ये सब हमें MRI से थोड़ा सा नॉलेज मिल जाता है। सो इस तरीके के टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको सुझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या करें। सो एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस या एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस टाइमली डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करवाना बहुत ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट की पहली स्टेप रहती है सही डायग्नोसिस आपका बन गया, देन हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है कि ट्रीटमेंट की शुरुआत करने पे ही सबसे पहले डॉक्टर्स आपको ब्लड कल्चर भेजने को बोलेंगे। ब्लड कल्चर इसलिए कि ये हेमेटोजेनस स्प्रेड है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म ब्लड में भी होगा, तो ब्लड कल्चर भेज देना होता है। ब्लड कल्चर भेजने के बाद डॉक्टर्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कवर कर सके, ऐसे एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देते हैं और साइमल्टेनियसली एंटीबायोटिक रेस्पॉन्स को क्लिनिकली और ब्लड पैरामीटर्स से चेक करते हैं। अगले 24 से 48 घंटे में उसका रेस्पॉन्स चेक किया जाता है। अगर रेस्पॉन्स आ जाता है, इन दैट केस एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस में वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रहती है कि एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू रखते हैं, और अगर ब्लड कल्चर रिपोर्ट हमें पॉजिटिव मिल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक चलाकर बच्चे के क्लिनिकल सिम्टम्स को मॉनिटर किया जाता है। अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है या हम लेट प्रेजेंट किए हैं, 72 से 48 घंटे के बाद वेट नहीं करने का सुझाव दिया जाता है। उसमें हम इन्फेक्शन जहां हुआ है उस जगह को थॉरो डिब्राइडमेंट लवाज करते हैं, और साइमल्टेनियसली वहाँ से भी जो सैंपल निकला है पस का उसको कल्चर्स के लिए भेजकर और एंटीबायोटिक्स को कंटिन्यू किया जाता है। एक कॉमन क्वेश्चंस पेरेंट्स पूछते हैं, इस तरीके के ट्रीटमेंट कब तक चलेगा और आगे कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो आगे परेशानी तो हमने समझ ली, लेकिन इस तरीके का ट्रीटमेंट कब तक चलेगा, एक्यूट सेप्टिक और आर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस में हम ट्रीटमेंट कब तक चलेगा एक रफ गाइडलाइन दे देते हैं। IV एंटीबायोटिक्स जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम देंगे बेस्ड ऑन कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट, वो एंटीबायोटिक हमें लगभग 2 हफ्ता तक कंटिन्यू करना रहता है, या यूँ कहे कि बच्चे के क्लिनिकल और उसके ब्लड टेस्ट इम्प्रूवमेंट तक देना होता है, जो लगभग 7 से 10 दिन हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में 14 दिन में होता है। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी यानी कि टोटल ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के द्वारा दिया जाता है लगभग 1.5 महीने। तो ये इस तरीके से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको ये सब जानकारी इसलिए साझा कर रहे हैं कि इस तरीके का प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हाफ ट्रीटमेंट हुआ, सही एंटीबायोटिक सही डोज में सही ड्यूरेशन के लिए नहीं ली, तो एक्यूट इन्फेक्शन क्रॉनिक इन्फेक्शन में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि अभी तो आपको टेम्पररी रिलीफ हो गया, बट ये इन्फेक्शन क्योंकि पूरी तरीके से खत्म जड़ से नहीं हुआ है, वो केवल सब क्लिनिकल लेवल पे गया है। जब भी आप ट्रीटमेंट स्टॉप करेंगे उसका बाहर वापस दोबारा निकल के आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सो एक्यूट इन्फेक्शंस क्रॉनिक में कन्वर्ट ना हो, उसलिए पूरा ट्रीटमेंट लेना भी आवश्यक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको हेल्प करेगी, और इस तरीके की किसी भी कंडीशन से आप अगर डील कर रहे हैं, चाहे वो सेप्टिक आर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस हो या इनकी सिक्वेलीज हो, यानी ऑलरेडी डिफॉर्मिटी हो गई हो, ऑलरेडी जॉइंट डैमेज हो गया हो, तो आप मुझसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से UVA मीडिया द्वारा मिल रहा था। धन्यवाद।